हेलो फ्रेंड्स, हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे थे जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे करता है उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक रूल पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी में से जो डेटा है वो मेन मेमोरी में आता है और मेन मेमोरी से डेटा जाता है कैश मेमोरी में। देन उसके ऊपर जो है सीपीयू काम करता है। यहाँ हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी मेमोरी से जब हम डेटा मेन मेमोरी में लाते हैं तो हम उसको बोलते हैं लोड करना मेमोरी में, और मेमोरी से जब वापस हम हार्ड डिस्क में डेटा को भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टोर करने का प्रोसेस। और एक छोटी सी चीज़ और जिसे हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि सीपीयू को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम ये मेमोरी हायरार्की को बनाते हैं ताकि सीपीयू को ज़्यादा डेटा के अंदर किसी चीज़ को ढूंढना ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से कुछ डेटा उठा के मेन मेमोरी में लेके आ जाते हैं और मेन मेमोरी का भी कुछ भाग, उस प्रोसेस का कुछ भाग जो है वो कैश में जाता है। कैश से वो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर वो डेटा जाता है और सीपीयू अपना काम डायरेक्ट रजिस्टर में से ही क्या करता है, उस डेटा को एग्जीक्यूट करता है। सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, उसमें से अगर हम डायरेक्ट सीपीयू को बोले यहाँ से आप डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करो तो सीपीयू का काम सिर्फ क्या रह जाएगा कि वो इसमें सिर्फ डेटा को ढूंढता ही रह जाएगा, काम वो कब करेगा पता ही नहीं है। और सीपीयू के इस लोड को कम करने के लिए ही हमने ये मेमोरी हायरार्की बनाई, मेन मेमोरी लेके आए। अब मेन मेमोरी देखो, हार्ड डिस्क तो हमारी होती है जैसे 1 TB की हार्ड डिस्क मान लेते हैं या 500 GB की। और मेन मेमोरी कितनी होती है आपकी, रैम होती है मुश्किल से मुश्किल 3-4 GB की और ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB की रैम। तो आप इनके अंदर फ़र्क देखो कि कितनी बड़ी ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क हमारी, उसमें से सीपीयू को डेटा ढूंढने में दिक्कत आती है, इसलिए हम मेन मेमोरी को बीच में लाते हैं। तो इसका थोड़ा डेटा उठा के मेन मेमोरी में ले आते हैं, मेन मेमोरी से डेटा लाते हैं कैश में, कैश से हम ले आते हैं रजिस्टर में। तो सीपीयू को क्या है कि जो भी डेटा के ऊपर काम करना है उसको वहीं पे वो काम मिल जाता है, सीपीयू का ज़्यादा टाइम ढूंढने में वेस्ट नहीं होता। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके पास कंप्यूटर में जब भी मेमोरी की बात आएगी तो कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट की वो बात कर रहा है, मेमोरी की बात जब भी आएगी तब हम बात कर रहे होंगे रैम की। और मेमोरी होती कौन सी है, जो प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है उसे ही हम मेमोरी कंसीडर करते हैं। अब इसमें प्राइमरी में एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो रोम का मेमोरी मैनेजमेंट करवाने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा रोम तो परमानेंट मेमोरी है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली कंपनी क्या करती है, डाल के ही देती है आपको। रोम का डेटा चेंज भी नहीं होता, कुछ कंडीशंस में होता है, वो जब मेमोरी करेंगे तब आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। और बाकी पीछे कौन रह जाती है, रैम। तो रैम के मेमोरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, ये काम किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। रैम एक बहुत ही क्रूशियल भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीयू एक साथ में कितने सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है कि हमारे पास जितनी बड़ी रैम होगी उतने ही ज़्यादा डेटा को सीपीयू एक साथ में हैंडल कर सकता है। आपकी रैम अगर फुल हो गई ना, फिर सीपीयू क्या करेगा, हैंग हो जाएगा, है ना, वो काम करना बंद कर देगा। सीपीयू जो है वो आपको एकदम ब्लैंक स्क्रीन सी दिखने लग जाती है। जब आपका पूरा सिस्टम है ना वो पूरा क्या हो जाता है, एक बार ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब ये समझना आप कि आपका रैम जो है वो एकदम पूरी फुल हो चुकी है। फिर आप क्या करते हो, कुछ प्रोसेस को डिलीट कर देते हो, जैसे कुछ आपने वेब ब्राउजर खोल रखे हैं वो आप डिलीट कर दोगे। कोई प्रोसेस आपने कर रखी है कॉपी करने की, मूवीज़ कॉपी लगा रखी हैं, डेटा को कॉपी लगा रखा है, कहीं पे हार्ड डिस्क में आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो डेटा को। तो ये सब उनमें से कुछ प्रोसेस को आप डिलीट करोगे और डिलीट करते ही आपकी क्या होगी, रैम है ना वो थोड़ी खाली होना शुरू हो जाएगी और फिर वापस से सीपीयू अपना काम करना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पे कौन से वाली मेमोरी मैनेजमेंट का बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रैम के मैनेजमेंट की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जिम्मेदारी है कि वो रैम को पूरे अच्छे से यूटिलाइज करे
और सीपीयू को डेटा फटाफट से दे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। तो नंबर 1 पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी मेमोरी मैनेजमेंट में? इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ध्यान होना चाहिए कौन सी प्रोसेस को वो रैम में लाना चाहता है, कौन से डेटा को वो रैम में लोड करना चाहता है, और जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, जैसे ही उसका डेटा जो है यूटिलाइज हो गया, अब वो यूटिलाइज करने वाला नहीं है, सीपीयू उसके ऊपर अब काम नहीं करेगा, उसे क्या करना, मूव आउट कर देना, मतलब वापस से मेमोरी में भेज देना, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भेज देना। और जब उसको डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर डेटा को लोड कर लेना। ठीक है, ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि कौन से डेटा को रैम में लेकर आना है और किस डेटा को जो यूटिलाइज करने वाला नहीं है उसको वापस से किस में, सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है। नंबर 2 पे अगर बात करें कि जैसे ही कोई नई प्रोसेस क्रिएट हुई, न्यू प्रोसेस क्रिएट होते ही उसको रैम की मेमोरी उसे एलोकेट करना, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुई तो कंप्लीटेड प्रोसेस से उस मेमोरी को खाली करवाना, रैम को डी एलोकेट करना, मतलब मेमोरी एलोकेट करना और मेमोरी को डी एलोकेट करना। कौन सी मेमोरी? रैम। नंबर 3 पे बात करें तो पूरी मेमोरी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना। जैसे ये रैम है, इस रैम में हम डेटा को सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई डेटा फिल किया हुआ है और इस जगह पे डेटा भरा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने रैम के अंदर क्या क्या डेटा को रख रखा है और कहाँ कहाँ पे मेमोरी जो है वो फ्री है, अभी हाल फिलहाल फ्री है, ताकि न्यू प्रोसेस जैसे ही आए उसको वो हाथों हाथ ये वाला स्पेस एलोकेट कर दे। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो इससे हम ये क्या करें, स्पेस को खाली करवा लें, डी एलोकेट करवा लें। इन सब चीज़ों की भी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से करता है, और हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस से क्लियर होना चाहिए। इसमें ही एक छोटा सा पोर्शन और होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ मैनेजमेंट भी करता है। आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इससे क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले मान लेते हैं, डिस्प्ले के ऊपर आपने कोई एंटर करके रिजल्ट को देखा, तो वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाना है और कब तक दिखाना है, तो वो चीज़ें जो है उसका भी डिसाइड कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कौन कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने प्रिंटर का यूज़ किया तो उन डिवाइसेस के ऊपर भी आपने क्या क्या कमांड उसको दी है, वो पूरा कंप्लीट यूज़र को आउटपुट मिलना चाहिए। जितने टाइम में उसने एक प्रोसेस को करने में टाइम लगाना है उसको छोड़ के और डिले नहीं होना चाहिए उसमें। और इनपुट डिवाइसेस कि जैसे ही यूज़र कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है तो उसके द्वारा किए गए टाइप इन्फॉर्मेशन को हैंड टू हैंड रैम में सेव करना और उसे रिस्पॉन्स करना। जैसे उसने कीबोर्ड पे प्रेस किया 2 + 4 × 3, इस तरीके की कोई भी इक्वेशन एंटर प्रेस करते ही सीयू जो है, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का जो भाग है, सीपीयू हैंड टू हैंड क्या होना चाहिए? एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और विद इन सेकेंड उसको वो रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिस्प्ले पे दिखाना है। अब ये मैटर नहीं करेगा कि आउटपुट पे यूज़र ने और क्या खोल रखा है। भाई यूज़र ने एक तरफ से अगर इनपुट दे दिया तो कंप्यूटर की, सीपीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको आउटपुट डिस्प्ले पे दिखाए और यूज़र को हैंड टू हैंड रिस्पॉन्स करे। तो आईओ मैनेजमेंट का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।